नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से हम लोग पटवारी भर्ती सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आज तक 34 कक्षाएं इस माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 35 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा मौर्यन एम्पायर, मौर्य का शासनकाल, जिसमें हम दोस्तों मौर्य शासनकाल के समय में विभिन्न प्रकार की धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थीं, कौन से कर थे, क्या ऑफिसर थे, कैसे शासन चलता था, सारी चीज़ें विस्तार से डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब का बटन भी दबाएंगे। हमेशा की तरह PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा मौर्यन एम्पायर। दोस्तों, पहले 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे मौर्य काल के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है वही कि इसका काल क्या रहा। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल माना जाता है कि जिसमें मौर्य काल का शासन हुआ, मौर्यों का शासन हुआ। ठीक है, स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो अभी पता लग चुका है। और इसमें बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर दूंगा कि जो बड़े अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। अब दोस्तों, यहीं से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। बाकी हम राजाओं के बारे में मुझे नहीं लगता कि सार्थकता बचती है। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप राजाओं के चक्कर में पड़े तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी याद करने में। यहाँ हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से। हिम रोजगार मित्र चैनल की दोस्तों आप सभी को पता है लेगेसी भी एक है कि हम वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि समय भी अभी कम बच रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो हम क्या पढ़ेंगे कि मौर्य काल के 18 तीर्थ माने जाते थे, बड़े अधिकारी जो माने जाते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और ये हमें कहाँ से पता लग रहा है दोस्तों? जो हाल ही में HPRCA के द्वारा TTRs का एग्जाम करवाया गया, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पुरोहित किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्माधिकारी को। जो मैंने येलो में किए हैं दोस्तों, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्णता से याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है बनने की संभावना ज़्यादा है। सेनापति युद्ध विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता है। समाहर्ता दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, जो मैंने येलो में किया है, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। आगे आता है प्रदेश फौजदारी या कंटक शोधन न्यायालय का अधीश। आगे आता है व्यावहारिक दीवानी धर्मस्थ न्यायालय का अधीश। नायक सेना का नेतृत्व करने वाला या संचालक करने वाला। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। दंडपाल सेना का समन्वय अनुशासन प्रधान अधिकारी। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक उसको अंतपाल कहा जाता है। और दुर्गपाल आंतरिक दुर्गों का रक्षक, उसको दुर्गपाल कहा जाता है। नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित और राजकीय आदेशों को लिखित करने वाला अधिकारी कौन है? प्रशासता कहलाता था। दोवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान अधिकारी। आटविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंतवंशिक सम्राट के अंग रक्षक सेना का प्रधान। तो दोस्तों जो मैंने येलो में किए हैं ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मुख्य रूप से याद करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा और बिल्कुल विस्तार में जल्दी से चीज़ें हम करेंगे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया गया था, 5 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत क्या क्या थे? तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तोसली और मगध। दोस्तों ये पांचों के पांचों नाम आपको याद करने हैं। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है और यहाँ पर वो कोई और किसी और शहर का नाम लिख के ये बता सकता है, पूछ सकता है आपसे कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य के 5 प्रांतों में से एक नहीं है। तो अगर आपको 5 पता होंगे तो और कोई अन्य आएगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तोसली, मगध। ठीक है, अब दोस्तों 5 प्रांत तो थे, एक बड़ा साम्राज्य था ऐसे, उसमें 5 प्रांत बांट दिए। ठीक है, अब भैया 5 प्रांत बांट दिए तो इनका शासन करने के लिए कोई सिस्टम तो होगा। वो सिस्टम क्या था वो यहाँ पर समझेंगे। प्रांतों का शासन राज परिवार के व्यक्ति चलाते थे, ये सभी को पता है। ठीक है, जिसे कुमार कहा जाता था, आप सभी को पता है। प्रांतों को कई जिलों में बांटा गया था दोस्तों, प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। और
जिसे विष्यक या आहार कहा जाता था, विष्य या आहार कहा जाता था। इसके संबंध अधिकारी अधिकारी प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रांतों को कई जिलों में बांटा गया था। ठीक है, प्रांतों को कई जिलों में बांटा गया था और उनको अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अधिकारी प्रादेशिक, रज्जुक या युक्त होते थे। अब जिले से, प्रांत से, फिर जिले से, जिलों को गांव में बांटा गया था। जिलों को गांव में बांटा गया था तो गांव के समूहों को क्या कहा जाता था? द्रोणमुख या गोप कहा जाता था। गोप क्या था? गोप और स्थानिक, ये स्थानीय या द्रोणमुख के मुखिया होते थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको बताने की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया? एक आया मेन राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। उसको किस में बांटा गया भैया? उसको बांटा गया प्रांतों में। ठीक है, अब प्रांतों के बाद क्या हुआ भाई? प्रांतों के बाद आ गए हमारे पास जिले। ठीक है, जिले आ गए। जिलों को क्या किया गया दोस्तों? जिलों को बांटा गया किसमें? स्थानीय या द्रोणमुख। स्थानीय, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गए हमारे गांव। अब ये यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ कि प्रशासन कौन चलाता था, अब राज्य है, यहाँ तो भाई राजा है, ये तो आप सभी को पता है। प्रांत को कौन चला रहा है? यहाँ पर बताया गया कुमार। प्रांत का जो मुख्य अधिकारी है वो क्या है? कुमार है। ठीक है, अब जिले, जिले से संबंधित अधिकारी क्या है? जिसको प्रादेशिक कहा जाता था, रज्जुक या क्या है? युक्त है। अब ये चीजें आपको पता लग गई। अब भैया स्थानीय, स्थानीय क्या है दोस्तों? स्थानीय को यहाँ पर देखेंगे जिले और गांव के बीच का एक और स्तर, जिसमें क्या है? गांवों का समूह है। गांवों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। इसको कौन चलाता था? गोप, गोप या स्थानिक। ठीक है, ये आपको पता लग चुका है कि क्या कहा जाता था? स्थानिक कहा जाता था। ठीक है, आगे आ गया गांव। गांव को कौन चलाते थे? ग्रामिक। क्या आपको अभी मौर्य प्रशासन के सारे शासन की जानकारी लग चुकी है कि राज्य सबसे बड़ा था, फिर प्रांत था, फिर जिले थे, फिर स्थानीय था, फिर गांव था। राज्य को राजा चलाते थे, प्रांत को कुमार, जिले को प्रादेशिक, रज्जुक या युक्त, और स्थानीय को गोप या स्थानिक, और गांव को ग्रामिक। ये इस पैराग्राफ का पूरा मतलब था। ठीक है, और दोस्तों ये सारे अधिकारी किसके अधीन होते थे? समाहर्ता के अधीन होते थे। समाहर्ता क्या था दोस्तों? जो राजस्व विभाग का मुखिया होता था। यहाँ पर आप देखेंगे, हमने आपको पढ़ाया था, राजस्व विभाग का मुखिया होता था। ठीक है, ये सारे अधिकारी किसके विरुद्ध होते थे? किसके अधीन होते थे? समाहर्ता के अधीन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या लिखा गया है? मैगस्थीनीज नामक यूनानी यात्री था, राजदूत था। ठीक है, कहाँ भारतवर्ष आया? कौन सी किताब लिखी? इंडिका। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है भाई, इसको तो स्टार मार्क किया, स्टार से भी ऊपर की कोई चीज़ होती है वो करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया? मैगस्थीनीज जो क्या था? यूनानी यात्री था या राजदूत था। ठीक है, उसने कौन सी बुक लिखी? इंडिका। इंडिका बुक लिखी भैया उसने, इंडिका। मौर्यों के शासनकाल का उसमें वर्णन किया। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? दो प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीय और एक कंटक शोधक। धर्मस्थीय क्या थे? दीवानी। और कंटक शोधक क्या थे? फौजदारी, किसी को सजा देनी है क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, ये सिविल ऑफेंसेस के लिए, विवाह शादियों के लिए ये चलता था न्यायालय। उसमें कोई डिस्प्यूट आता है, किसी की आपस में थोड़ी बहुत ही लड़ाई हो जाती है घरेलू, वो था। कंटक शोधक किस चीज़ के लिए था? फौजदारी, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, कोई चोरी डकैती कर रहा है उसके लिए था। यहाँ पर भी ऊपर इसका वर्णन किया गया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखो ये बताया गया है। और यहाँ पर क्या बताया हमने? फौजदारी न्यायालय था, उसका मुख्याधीश कौन है? उसका न्यायाधीश कौन है? कंटक शोधक। और दीवानी का धर्मस्थ बोला गया, नीचे बताया गया आपको। और व्यवहारिक कहा जाता था, उसको प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ें भी क्लियर है, यहाँ से आपको ये चीज़ें भी क्लियर है। ठीक है, धर्मस्थ और कंटक शोधक कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं मौर्य काल में इसके सामाजिक और धार्मिक स्थिति में। वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन दासों की स्थिति उस समय संतोषजनक थी, वे संपत्ति रख सकते थे और बेच भी सकते थे। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे कि जो उसमें दास थे वो क्या थे? संपत्ति भी रख सकते थे और बेच भी सकते थे। ठीक है, मैगस्थीनीज ने भारत के समाज को 7 जातियों में विभाजित किया।
नंबर आपको याद रखना है दोस्तों, जातियाँ याद नहीं रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दार्शनिक, किसान, शिकारी, शिल्पी, योद्धा, गुप्तचर और अमात्य और सभासद, ठीक है। लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखना है। मैक्सिनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए, उद्धार दास, कृत दास, दंड दास, आत्मविक्र, आहितक, दास जन्मा, गृह जन्मा, आश्रितक और छत्रदास, ठीक है। तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, आप सभी को पता है इसके बारे में, किसी को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास बात आती है आर्थिक स्थिति कैसी थी वहाँ पर। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। कृषि, एग्रीकल्चर था उन वहाँ पर, पशुपालन था और वाणिज्यिक व्यापार करते थे। और अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। कौन कौन सी? कृष्ट, जुती हुई भूमि, अकृष्ट, बिना जुती हुई, और स्थल भूमि, ऊंची भूमि, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। इतनी बात हो चुकी है दोस्तों, अब मुद्रा की बात कर लेंगे। अब मुद्रा कौन कौन सी? एक थी पण, कृष्यापण या धरण, ये क्या थे? चांदी के सिक्के थे। सुवर्ण, सोने के सिक्के थे। माशक, चांदी और तांबे का मिक्स सिक्का था। काकिणी, तांबे का सिक्का था। शतमान, चांदी का सिक्का था। ये दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्य काल के समय में काकिणी क्या था? तांबे का सिक्का था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्षण और कर्षापण और धरण चांदी के सिक्के थे। सुवर्ण तो सभी को पता है सोने का सिक्का था। माशक चांदी और तांबे का मिक्स था। काकिणी तांबे का सिक्का था। शतमान चांदी का सिक्का था। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशंबी, उज्जैन, काशी, जावा, सुमात्रा, मिस्र, सीरिया, बेबीलोन व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ये आप सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दक्षिण में ताम्रपर्णी, पांडे व केरल मसाले, ये छोड़ दो इस पॉइंट को, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। भूमि कर सैद्धांतिक रूप से 1/6 होता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कि 6वां हिस्सा आपके भूमि का जो उत्पादन होगा उसका 6ठा हिस्सा राजा के द्वारा कर के रूप में लिया जाता था, किंतु व्यवहारिक रूप से वो 1/4 था, ठीक है। और भूमि कर को भाग कहा जाता था। ये भी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टैक्स होता था, लैंड रेवेन्यू होता था, उसको क्या कहा जाता? भाग कहा जाता था। इसके समय मौर्य काल में। और इसका संग्रह कौन करता था? धानाध्यक्ष करता था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पर्सपेक्टिव से हो जाता है। 1/6 याद रखेंगे आप, ये लाइन भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूमि कर सैद्धांतिक रूप से 1/6 होता था, ठीक है। भाग कहा जाता था, धानाध्यक्ष जमा करता था। अब दोस्तों क्या प्रमुख कर जो उसमें लगाए गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखो, भाग कृषि उत्पादन का हिस्सा, यही मैंने आपको बताया कि आप जितना उत्पादन, मान लो आपके घर में 6 किलो गेहूँ हुई तो 1 किलो गेहूँ, 1/6, 1 किलो गेहूँ किसको? राजा को पास जाएगी, ठीक है। कृषि का उत्पादन का हिस्सा, ये भाग कहा जाता था उसको। गुण, सैनिक कर होता था। निष्क्रम्य, निर्यात कर। आयुधीय, सैनिक आपूर्ति। पिंड कर, गांवों द्वारा उत्पादन के रूप में देकर। प्रतिकार, उत्पाद के रूप में देकर। प्रवेश, आवागमन कर। शुल्क, सीमा शुल्क। वर्तनी, पथ कर, ठीक है। औपचारिक, विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट। पार्श्व, अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिए जाने वाला उपकर। कौटुंबक, सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर कर। प्रणय, आपातकालीन कर। रज्जु, भूमि के नाप के समय। पाशु बनिक, सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गई हानि का जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2-3 इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपसे बात करूँ तो आपको भाग तो आपको याद करना ही करना है। यहाँ पर आपको गुण याद कर लेना है, ठीक है। फिर सैनिक, ये आपको याद करना चाहिए आयुधीय क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी ये प्रवेश शुल्क तो आप सभी को पता है। वर्तनी आप याद कर सकते हैं। पथ कर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये कुटुंबक, ये भी आपको पता होना चाहिए। रज्जू, ये भी पता होना चाहिए। और ये 4-5 पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर मार्क कर दिए हैं येलो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी तो कुछ चीज़ें समझ आ चुकी होंगी हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से। दोस्तों ये सारी जानकारी मौर्य शासनकाल से रिलेटेड आपके साथ साझी करनी थी। राजाओं के बारे में बात हमने नहीं की है, क्यों? कारण आपको बता दिया गया है कि भाई अगर राजाओं में फंसेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। हिम रोजगार मित्र दोस्तों हमेशा ही तत्पर रहता है कि आप लोगों की किसी न किसी तरीके से हेल्प करे। अगर आपको वीडियो देखते समय किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये लगा हो
कि इस वीडियो से आपको सहायता हुई है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर लेक्चर के बाद पीडीएफ पाने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को दबा के आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो आपको उसकी सीधे नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको सबसे पहले वीडियो देखकर अपने नोट्स बनाकर उसका रिवीजन कर सको। तो दोस्तों धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ पटवारी भर्ती सीरीज में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।